सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दागर साइंस क्लासेज पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज नंबर 18। इसमें से आप 10% सही कर देते हो ना, चैलेंज है आपके। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप 10% सही कर दो ना तो मैं मान जाऊँगा कि आपकी मनोविज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि आप मेरे को 10% सही कर देते हो तो। और साथियों, चैनल पर नए हो तो आपको पहले वीडियो को देखना। आपको वीडियो अच्छा लगता है और कुछ काम का हो आपके चैनल, आपको लगता है, आपके मन को लगता है कि हाँ ये चैनल कुछ काम का है तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना मत करना। और आपको और भी अच्छा लगता है कि नहीं कि आपके तो काम का है और आपके मित्र के भी काम का है तो आप शेयर जरूर करोगे। तो चलिए साथियों, मैं आपके लिए पहला प्रश्न लगाता हूँ स्क्रीन पर। इसका उत्तर कौन कौन देता है, देखिए कौन कौन बहादुर, कौन कौन विद्वान है जो इसका उत्तर देता है, देखते हैं। चलिए मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर लगाता हूँ। ये रहा पहला प्रश्न साथियों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहना चाहता है, देखो पहला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है। साथ ही आपसे ये पूछना चाहता है कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है ये आपको बताना है। तो इसका कौन देखते हैं कौन सा ऐसा बहादुर है जो इसका आंसर देता है। इस रेत की रणभूमि में वही टिक पाएगा जो बहादुरी से काम लेगा, वरना तो इसमें अच्छे अच्छों का खेल नहीं है साथियों। रीट हैं ये, वो टीचर की भर्ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ऑप्शन नंबर 4 क्यों। देखो आप खुद सोचो, जब बालक 9 साल से 11 साल के बीच में रहता है ना, मतलब 9 से 11 वर्ष के बीच में रहता है, तब उसमें खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है साथियों। जैसे आप कहीं पे जाते हो, मान लो जीवने जा रहे हो, तो भी आपको मान लो उत्तर बाल्यावस्था का जो बालक है वो बोलेगा मैं भी जीवने चलूँगा। आप जहाँ जाओगे आपके साथ चलना पसंद करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। ठीक है। और अब ध्यान देना चाहती हूँ, शेषवावस्था का जो काल होता है ये होता है जन्म से लेकर, शेषवावस्था का जो काल होता है ये होता है, देखो जन्म से लेकर ये होता है 5-6 वर्ष की आयु तक, 5 या 6 वर्ष की आयु तक होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि किशोरावस्था क्या होती है साहब। तो किशोरावस्था जो होती है ये होती है हमारी 11 वर्ष से 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है प्रौढ़ावस्था क्या होता है, 18 वर्ष के बाद की जो आयु होती है उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था क्या होती है, तो बाल्यावस्था जो होती है ना, 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर दो आप। क्या कहना चाहता है प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो जल्दी से बता दीजिए मेरे साथीगण, आप इसका आराम से उत्तर दे दोगे। सभी मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे साथीगण, मेरे मित्र सभी इसके उत्तर दे देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा है, यहाँ पे ध्यान देना। अभिप्रेरणा जो है ना, अभिप्रेरणा का सिद्धांत वंशानुक्रम नहीं है, मतलब कि समानता का सिद्धांत किसने दिया था। देखो वंशानुक्रम का सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है उसका नाम है समानता का सिद्धांत, सोरेनसन ने दिया था। भिन्नता का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है। लेकिन ये अभिप्रेरण का जो सिद्धांत है ना, अभिप्रेरण का सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। साथियों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और चाहो तो हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लेना, उससे आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, देखिए पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है, मतलब सीखने के संबंध में कौन सा गलत है वो देखना है। देखो सही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, गलत है वो देखना है हमें। तो बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, सीखना कुछ नया करना है, ऑप्शन नंबर ठीक है। सीखना अनुभवों का संगठन है, ठीक है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, देखेंगे। सीखने के, ध्यान देना इसमें इसमें ये वाला ऑप्शन थोड़ा छोटा कर दूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो ये प्रश्न ये कहना चाहता है हमसे, और ये कहना चाहता है सीखने की असफलता के कारण समझने की असफलताएं हैं। तो साथियों आपको बार बार जब भी मनोविज्ञान आपने पढ़ी होगी तो ये जरूर पढ़ा होगा, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। सीखना जो होता है यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन किसको जाएगा,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 को जाएगा। सीखना बिना उद्देश्य के हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो सीखना हमेशा, सीखना सदैव किसी उद्देश्य के लिए होता है। करेक्ट उत्तर समझ में आ गया आपको। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न आपसे। तो साहब प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थोर्नडाइक नियम है। तो साहब नियम समझ में आ गया होगा आपको, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो अधिगम ने जो देखो मुख्य 3 नियम दिए थे, अधिगम ने मुख्य नियम कितने दिए थे, 3 दिए थे। गौण नियम कितने दिए थे, 5 दिए थे। गौण नियम कितने दिए थे, 5 दिए थे। उन तीनों में से एक मुख्य नियम यहाँ पे है, वो आपको बताना है। साथ में इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, ऑप्शन नंबर 2 को जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, देखो थोर्नडाइक ने अभ्यास के नियम में बात कही थी कि कोई भी बालक हो, चाहे कितना ही मंद बुद्धि बालक क्यों ना हो, उसको अभ्यास के माध्यम से बार बार प्रैक्टिस करवाई जाए उसे, इसके माध्यम से उसको हर एक चीज़ सिखाई जा सकती है। बिल्ली जो होती है साथियों, इस दुनिया की बहुत ही मंद बुद्धि प्राणी होती है बिल्ली। बिल्ली ने भी देखो हमारा जो ये पिंजरा था उसका गेट खोलना सीख लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि कितना भी मंद बुद्धि बालक हो उसको अभ्यास के माध्यम से सिखा सकते हैं। यही अभ्यास का नियम है। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि बार बार दोहराने से अधिगम में वृद्धि होती है, बार बार दोहराने से अधिगम में वृद्धि होती है। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखो अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब, आपका इसका उत्तर दीजिए मेरे सभी छोटे भाई बहन, इसका आराम से आंसर दे देंगे, तो जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। क्या है इसका उत्तर, देखो निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है। क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, देखो पहला ऑप्शन है शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, उपरोक्त सभी। ये जो ऑप्शन होता है ना साथ, ये भूकंप वाला ऑप्शन होता है, ये बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है। इसको सिलेक्ट करने के लिए 5 बार सोचना पड़ता है पहले। तो आंसर बताइए मुझे इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर जो होगा ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 को। ध्यान रखना, देखो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है ना, मानसिक शारीरिक रूप से भी होती है। कोई बालक बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बालक बहुत मोटा हो जाएगा, कोई बालक छोटा हो सकता है, किसी बालक की बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। संवेगात्मक भी होता है, तीनों होता है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आपको ये बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का आप उत्तर दो ना, तब मैं जानूंगा आपको कि हाँ इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा मनोविज्ञान में पिछले कितने भी पेपर देखे होंगे आपने, कितनी भी टेस्ट देखी होगी, उसमें आपने ये प्रश्न नहीं देखा होगा। तो साथियों यदि आपको यूनिक प्रश्न लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में हम नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आग की तरफ फैला दीजिए साथियों इससे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होता है देखो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि बॉक्स से बाहर। देखो बॉक्स का मतलब क्या होता है, इतना सा होता है, बॉक्स के बाहर, ठीक है ना। बॉक्स के बाहर जो होता है ना, इसे बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखो बॉक्स से इन आ जाता ना तो अभिसारी पे चला जाता, लेकिन अपसारी चिंतन जो होता है वो इससे संबंधित होता है। इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 7वां प्रश्न आपके सामने देखो लेकर आ गया हूँ मैं। क्या प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे साहब। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर आप स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको रीट में 2021 में मुलाकात हो सकती है इससे आपकी। प्रश्न नंबर 7वां ये कहना चाहता है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है ये, वर्तमान करंट है, लेटेस्ट है साथियों, लेटेस्ट ये मुद्दा चल भी रहा है अभी, तो हो सकता है इसी से आपके प्रश्न उठ जाइए। तो देखो ये क्या कहना चाहता है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो इसका क्या अभिप्राय है जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो अभिप्राय है ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये समावेशी शिक्षा, आपने खुद ने पढ़ा होगा। समावेशी शिक्षा क्या कहती है, समावेशी शिक्षा साहब ये कहते हैं कि जो भी बालक असक्षम है उसको और जो तीव्र बुद्धि वाला बालक है उनको साथ बैठा कर अध्ययन करवाया जाए, इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है देखो आपसे। अगला प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है देखो प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता है का आधारभूत कारण क्या है, मुझे जल्दी से बताइए क्या कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर।
इसका जो उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता का मूलभूत कारण जो है ना, एक कारण है वंशानुक्रम। ध्यान देना साथियों, अगर ये जो जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है ना बालकों में, इसका मूल कारण जो है ना ये वंशानुक्रम ही है। साथियों ध्यान देना, ये जो होता है ना व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले ये कारक हो सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक ये हो सकते हैं, लेकिन इसका मूल कारण जो होता है ना ये तो क्या होता है, वंशानुक्रम ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, देखो प्रश्न आ चुका है आपके सामने। साहब प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण विधियाँ आपने पूरी पढ़ ली होगी, लेकिन ऐसा प्रश्न कहीं पे नहीं देखा होगा आपने। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न ये कहना चाहता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्करिस्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी थी। तो साथियों ये बता दूं मैं, ये एक मतलब बहुत ही बड़ी विद्वान थी, ये फीमेल थी, बहुत बड़ी विद्वान थी, ये पार्करिस्ट है, बहुत बड़ी विद्वान थी ये क्या कि अमेरिका का स्कूल में पढ़ाती थी साथियों, अमेरिका के स्कूल में पढ़ाती थी। और इसी के नाम पर क्या चलता था, स्कूल चलता था। इसी के नाम पर वहाँ पे लोग एडमिशन लेते थे, इसी के नाम पर वहाँ पे बच्चे आते थे। तो इसने एक दिन प्रिंसिपल को बोला कि यहाँ के प्रिंसिपल आप हो, लेकिन जैसा मैं चाहूँगी ऐसा स्कूल चलेगा। तो इसने बोला ठीक है यार, आप आपकी वजह से यहाँ एडमिशन होता है। तो इसने क्या कहा कि जो बच्चा जितना पढ़ना चाहता है उसकी इच्छा हो उतना पढ़ने दो उसको, जो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दो, मतलब कि बालक को बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाए बालक को। तो बालक को इसने बहुत स्वतंत्र रखा, और यही कारण है कि आज अमेरिका में, पूरे अमेरिका में ये स्कूल फैल गए हैं साथियों। इसी पद्धति पर बालकों को शिक्षा दी जा रही है, मतलब बिल्कुल बालकों को स्वतंत्र रखा जाता है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं स्कूल में। तो ये चीज़ समझ में आई होगी साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे तो आप। ये पार्करिस्ट हैं साथियों, ध्यान देना, इन्होंने दिया था डाल्टन प्लान। ये डाल्टन शहर है एक अमेरिका का, वहाँ पे पढ़ाती थी, तो इन्होंने क्या दिया था, डाल्टन प्लान दिया था। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखो पेश होने जा रहा है। प्रश्न क्या कहना चाहते हैं साथियों, बहुत ये शिक्षण विधि का आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए है। क्या कहना चाहता है प्रश्न, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, शिक्षण है, शिक्षण में उत्तम की बात करें, देखो शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या, करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल सही है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर जिनका भी तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, मतलब कि विद्यार्थी जो है वो भी शिक्षक से प्रश्न करे और शिक्षक भी विद्यार्थी से प्रश्न करे, यही एक शिक्षण में उत्तम प्रणाली है। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न आ चुका है साहब। क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या कहना चाहता है प्रश्न। देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब कि दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है, मतलब दबाव को कम करने और परीक्षा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, और लास्ट का ऑप्शन है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियां। तो आपको पता चलेगा ये तो खत्म गया, ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बचा कौन, ये तीनों। इन तीनों में से कोई एक उत्तर होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका उत्तर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अंतरण का मतलब होता है साथियों स्थानांतरण, जो कम समय की जो परीक्षा है ना उसको उनको स्थानांतरित की जाए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, देखो क्या है प्रश्न, ये तो आप पढ़ के ही पता चलेगा आपको, बड़ा है प्रश्न और बहुत अच्छा भी है, स्क्रीनशॉट जरूर लोगे आप इसका। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। बताओ किसके बारे में चिंतित है वो। तो साथियों बहुत भयंकर प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ये कह सकता हूँ मैं। आपको सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे इसमें, लेकिन एक ऑप्शन सही है इसमें से कोई सा, तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा संपूर्ण विषय वस्तुओं को शामिल करने के लिए अध्यापक क्या करता है, चिंतित रहता है। समझ में आ गई ये चीज़। ओके साथियों, तो ये थे आज के 12 प्रश्न। ये 12 ही प्रश्न जो है ना साथियों, ये ध्यान देना है 12 ही प्रश्न ये होते हैं हमारे। ये 12 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से मैं 2-2 प्रश्न लेता हूँ। मनोविज्ञान में 6 यूनिट है, 6 यूनिट से मैं कितने प्रश्न लेता हूँ, 12 प्रश्न लेता हूँ। तो साथियों 12 ही प्रश्न मैं इसलिए लेता हूँ कि देखो अभी रीट की एग्जाम काफ़ी दूर चली गई है, और इस दूरी में आपकी रीट मनोविज्ञान कमज़ोर नहीं पड़े, और आपकी पूरी मनोविज्ञान पर रोज़ का रोज़ देखो, रोज़ की रोज़ मनोविज्ञान याद होती रही है। मैं व्याख्या करता हूँ, यदि आप मेरी व्याख्या सुन भी रहे हो ना तो भी आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देगी साथियों। और अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, मैं तो आपको यही बोलता हूँ, देखो वीडियो अच्छा लगा हो और आपका मन बोल रहा हो कि नहीं ये हमारे काम की चीज़ है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अभी सब्सक्राइब करेंगे, और क्या करेंगे आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे साथियों।
आज ध्यान देना इस पर, जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हुए और मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँगा, 1500 मनोविज्ञान के 1500 यूनिक प्रश्नों का धमाका लेके आने वाला हूँ साथियों। तो जल्दी से, मेरे को पूरी उम्मीद है आप इसको शेयर करोगे। और साथियों अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना। वंदे मातरम, जय सिया राम।